छठा एग्जाम्पल कर रहे हैं एक्सरसाइज 3rd डे में। हमें दिया हुआ है r माइनस एस माइनस 2t है, 2x स्क्र प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्र साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई। हल करेंगे इसको। सबसे पहले इसको परिवर्तित कर लेते हैं। डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्र माइनस डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्र इक्वल्स टू 2x स्क्र प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्र साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई। सी एफ निकालेंगे। सी एफ में ये समीकरण परिवर्तित होगी डी स्क्र डी डी डैश माइनस 2 डी डैश का z इक्वल्स टू 0 के रूप में सहायक समीकरण लिखेंगे। तो सहायक समीकरण बन जाएगी हमारे पास d की जगह पर m, d डैश की जगह 1 रखते हुए गुणनखंड हो जाएंगे माइनस 2m प्लस m माइनस 2 बराबर 0, जिससे m माइनस 2 और m माइनस प्लस 1 बराबर 0 बन जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो m का मान आ जाएगा 2 और इसमें m का मान आ जाएगा माइनस 1, जिससे सी एफ बन जाएगा फाई 1 वाई माइनस एक्स प्लस फाई 2 वाई माइनस 2x प्लस 2x। पी आई ज्ञात करेंगे। पी आई में 1 अपॉन इसके फैक्टर हो जाएंगे, कुछ इसी प्रकार से फैक्टर करेंगे तो d माइनस 2 डी डैश d प्लस डी डैश 2x स्क्र प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्र साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई। पहले d प्लस डी डैश के सापेक्ष हल करेंगे तो y की जगह पर a प्लस एक्स रख दिया जाएगा। ये बन जाएगा 1 अपॉन डी माइनस 2 डी डैश इंटीग्रेशन 2x स्क्र प्लस x इंटू ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू ए प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ए प्लस एक्स डी एक्स। सॉल्व करते हैं इसको। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 अपॉन डी माइनस 2 डी डैश 2x स्क्र प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस 2ax, इसका समाकलन करना है। और यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ x इंटू ए प्लस एक्स माइनस कॉस ऑफ x इंटू ए प्लस एक्स डी एक्स। ये पूरा पार्ट हमारे पास बन जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो एक तो ये एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कट जाएगा हमारे पास, एक ax से ये 2ax है वो कट जाएगा, पार्ट बचेगा d माइनस 2 डी डैश। समाकलन के अंदर 2x स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस ए एक्स साइन, इसको सॉल्व करेंगे तो ax प्लस एक्स स्क्र होगा माइनस कॉस ax प्लस एक्स स्क्र। इसका समाकलन करना है हमें कंप्लीट पार्ट का। इसका समाकलन करने के लिए वन अपॉन डी माइनस 2 डी डैश इंटीग्रेशन में एक्स स्क्र को अलग करके फिर इंटीग्रेट करेंगे या फर्स्ट और सेकंड मान के। ये स्टेप यहाँ तक बन गया था हमारा।
एक बटे डी माइनस दो डी डैश, दो एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस ए एक्स साइन ऑफ ए एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस एक्स स्क्र डी एक्स। इसके अंदर हम इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए ए एक्स के टुकड़े करेंगे, ए एक्स के दो टुकड़े हो जाएंगे, दो ए एक्स और एक ए एक्स। इन दोनों का गुणा करते हैं तो दो ए स्क्र एक्स स्क्र आता है और जोड़ते हैं तो वापस का माइनस ए एक्स बन जाता है। इन दोनों में कॉमन आएगा दो एक्स, तो ये बनेगा x माइनस ए। इन दोनों में से a कॉमन लेंगे तो x माइनस ए बचेगा। तो ये बन गए फैक्टर इसके 2x प्लस ए और x माइनस ए। साइन के साथ इसमें ax प्लस एक्स स्क्र और इस ये cos ax प्लस एक्स स्क्र। इस अकेले को फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे को सेकंड फंक्शन मानते हैं। ये अकेला अगर फर्स्ट फंक्शन होगा तो एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसको जब t सपोज करेंगे ax प्लस एक्स स्क्र को, तो इसका अवकलन करने पर t पुट करने पर हमारे पास a प्लस 2x जो है वो dt में चेंज हो जाएगा, यानी ये पार्ट और ये पार्ट मिलकर dt में कन्वर्ट हो गया। इसके साथ में sin t बच गया और sin t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t होता है। मैं इस माइनस कॉस t या माइनस कॉस ऑफ ax प्लस एक्स स्क्र का यूज़ यहाँ कर रहा हूँ। x माइनस a का अवकलन करेंगे, a का जाएगा। साइन टी डी टी का अगर समाकलन करेंगे माइनस कोस टी डी टी आएगा। टी हमने ए एक्स प्लस एक्स स्क्र को माना था, उस माइनस के कारण ये माइनस प्लस हो गया। ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल होने के बाद में हमारे पास जो पार्ट बचेगा वो होगा 1 अपॉन डी माइनस दो डी डैश इंटू एक्स माइनस ए। और इसका जब हल कर रहे हैं वो मैंने अभी बताया, इसको t ऐड करने पर ये dt में कन्वर्ट हो रहा है। साइन टी dt का समाकलन होगा, साइन टी dt का समाकलन माइनस कॉस t होता है, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा माइनस का कॉस ऑफ ए एक्स प्लस एक्स स्क्र। ये एक d प्लस डी डैश के सापेक्ष हमारे पास इसका हल ज्ञात हुआ है। अभी d माइनस दो डी डैश के सापेक्ष में निकालेंगे, उससे पहले a का मान प्रतिस्थापन कर देते हैं। a की जगह पर y माइनस एक्स रखा जाएगा। अगर a की जगह y माइनस एक्स रखेंगे तो ये बन जाएगा y प्लस 2x माइनस वाई प्लस 2x या 2x माइनस वाई, माइनस का साइन आ जाएगा बाहर इससे। कॉस ऑफ यहाँ पर a प्लस एक्स की जगह पर y रखेंगे तो एक्स वाई बन जाएगा, x कॉमन लेने के बाद। अब d माइनस दो डी डैश के सापेक्ष विस्तार करेंगे, पहले ये नोट कर लीजिए इतना, फिर हमने आगे करते हैं। हमारे पास ये जो पार्ट है वो d माइनस दो डी डैश के सापेक्ष अब विस्तार करते हैं। d माइनस दो डी डैश के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो इसमें जो पार्ट आएगा वो बन जाएगा y प्लस ए माइनस दो एक्स रखेंगे, y बराबर y की जगह a माइनस दो एक्स रखेंगे तो माइनस का साइन पहले, इंटीग्रेशन में 2x माइनस ए प्लस 2x बन जाएगा। कॉस ऑफ x इंटू ए माइनस 2x आ जाएगा dx। ये हो जाएगा 4x माइनस ए। यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ ax माइनस 2x स्क्र dx। ax माइनस 2x स्क्र को t मानते हैं तो a माइनस 4x dx जो है वो dt में बदल जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो a माइनस 4x बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये पार्ट और ये पार्ट मिलकर dt बना देगा और इसमें जो पार्ट बना वो cos ऑफ t रह जाएगा। cos ऑफ t का इंटीग्रेशन sin ऑफ t, t की वैल्यू पुट कर दें तो sin ऑफ a माइनस ax माइनस 4x स्क्र, या इसको साइन ऑफ x इंटू ए माइनस 4x लिख 2x स्क्र, a माइनस 2x लिख सकते हैं। और a माइनस 2x हमने माना था y के लिए, इसलिए साइन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। z बराबर सी एफ प्लस पी आई कर देना, आंसर हो जाएगा। जो हमने सी एफ निकाला था उसमें पी आई को जोड़ देना। कि अगर असमघात आंशिक अवकल समीकरण हो तो उसका हल कैसे ज्ञात किया जाता है। उसको हल करने के लिए सबसे पहले असमघात का मतलब है, जैसे हमारे पास ये आ जाए 2d डैश प्लस डी डैश स्क्र प्लस d प्लस 2d डैश z बराबर 0।
इस प्रकार की जो आंशिक अवकल समीकरण होगी उसको हम नॉन होमोजीनियस कहेंगे, असमघात कहेंगे। असमघात इसलिए या नॉन होमोजीनियस इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें डी स्क्वायर है, इन दोनों की पावर का सम भी 2 है, इसका भी 2 है, लेकिन यहाँ 1 आ गया। हमने अब तक जो भी एक्सरसाइज की है 3rd डी एक्सरसाइज तक, उसमें इन सब की पावर सेम थी ईच एंड एवरी स्टेप में, या पावर्स का सम सेम था, लेकिन यहाँ पे पावर का सम सेम नहीं आएगा। हम इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कुछ इस रूप में प्राप्त होंगे, d प्लस m1 d डैश प्लस अल्फा 1 d प्लस m2 d डैश प्लस अल्फा 2 इक्वल्स टू 0। मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें भी इस तरह के कोई भी फैक्टर बन रहे हैं और इन फैक्टर के लिए CF ज्ञात किया जाएगा। इस फैक्टर के लिए CF ज्ञात करने के लिए जैसे मान लो हमारे पास ये जो CF की कंडीशन है वो बन रही है, तो इसके लिए CF जो है 2 कंडीशंस होंगी। एक तो M1 और M2 सारे के सारे अलग अलग हों, अलग अलग का मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आए इसमें। इस केस में हमारे पास जब सॉल्यूशन निकालेंगे या CF लिखेंगे तो CF जो होगा e की पावर अल्फा 1x, ये अल्फा 1 के अनुसार फाई 1, इस पार्ट में इस d की जगह पर y, d डैश की जगह पर x और इसका साइन चेंज करके लिखेंगे, y माइनस m1x लिखा जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जब भी सॉल्व करेंगे कंडीशन वही है, y प्लस एम एक्स ही लिखा जा रहा है। y प्लस एम एक्स किस फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसकी जगह m और इसकी जगह 1 रखते हुए अगर m का मान निकालेंगे माइनस m1 आएगा, और माइनस m1 आएगा तो y माइनस m1x। ये तो सेम है जो पीछे हमने टॉपिक किया था, लेकिन इसके साथ में ये जो अल्फा 1 है वो इसकी पावर में आ जाएगी, e की पावर में, और प्लस में e की पावर माइनस अल्फा 2x, ये कंडीशन हमारे पास, और फाई 2 y माइनस m2x के रूप में परिभाषित हो जाएगा। CF ज्ञात करने के लिए फर्स्ट मेथड जिसमें m1 m2 अलग अलग आए। अगर m1 और m2 समान आ जाते हैं, m1 बराबर m2 बराबर मान लो m आ गया, तो उस स्थिति में CF लिखने के लिए e की पावर अल्फा 1x फाई 1 y माइनस mx आएगा प्लस x इंटू ई की पावर माइनस अल्फा 2x फाई 2 y माइनस एम एक्स बन जाएगा। तो ये लगभग सेम है, बस इसके साथ में एक स्टेप और जुड़ रहा है, वो स्टेप इस पावर के कारण आ रहा है, ये जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्टेप आया है। अब हम इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसके गुणनखंड कैसे किए जाएं, इसके फैक्टर कैसे किए जाएं, इस रूप में कैसे बदला जाए, वो हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। अब उस इंपॉर्टेंट पार्ट को देख लीजिए एक बार कि जो ये मैक्सिमम पावर के स्टेप्स हैं इनको इंक्लूड करते हुए एक साथ लेते हुए हम पहले इसके गुणनखंड करेंगे खाली। अगर इसके गुणनखंड करते हैं तो जैसे इस पार्ट में मैं गुणनखंड करूं तो d माइनस डी डैश का होल स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये डायरेक्ट बन रहा है तो होल स्क्वायर बना देंगे, नहीं बन रहा तो गुणनखंड करने की विधि हमें आती है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए और उसके बाद में कॉमन लेते हुए सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये आ जाता, ये तो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया था, ए स्क्वायर माइनस ये मान ले हम 3d डी डैश प्लस 4d डैश का स्क्वायर आ जाए। 4 नहीं, यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, यहाँ 5 लिख लेते हैं और यहाँ 6। अब इसके गुणनखंड हो सकते हैं 3 और 2। हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 3d डी डैश माइनस 2d डी डैश प्लस 6d डैश का स्क्वायर, इससे d माइनस 3d डैश और d माइनस 2d डैश इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो जो एक जैसी पावर्स हैं उन स्टेप्स को एक साथ लेते हुए हम पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। जो भी फैक्टराइजेशन आता है, जैसे इसमें ये फैक्टराइजेशन आ गया तो इसके 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया, d माइनस डी डैश और d माइनस डी डैश, दोनों पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। हमें तो ये बनाना था स्टेप, इसके गुणनखंड करने हैं। इसके गुणनखंड या इसके फैक्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ में प्लस अल्फा और इसके साथ में प्लस बीटा मान के चलेंगे, अल्फा और बीटा का
मान याद करेंगे तुलना करके। इसके बराबर में हमारे पास ये लिखेंगे -2 डी डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर प्लस डी प्लस 2 डी डैश। ये स्टेप समझ में आ गए तो ये आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फैक्टर कैसे करते हैं वो समझ लो, बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ। ये फैक्टराइजेशन डायरेक्ट का हुआ है, ये फैक्टर हो गए। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 स्टेप का तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट का मतलब d माइनस डी डैश इंटू डी माइनस डी डैश का होल स्क्वायर, ये बना देगा, कंप्लीट हो जाएगा ये। तो इस d माइनस डी डैश का बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा d माइनस बीटा डी डैश प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा। इस बीटा का भी इससे मल्टीप्लाई, इस अल्फा का इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा डी माइनस अल्फा डी डैश, और अल्फा बीटा हम पहले ही ले चुके हैं, इसका मल्टीप्लाई हो चुका है, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों का। ये स्टेप छोड़ देते हैं और इधर से ये स्टेप छोड़ देते हैं। इधर d का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, बीटा प्लस अल्फा, और इधर d का कोफिशिएंट क्या है 1। d डैश का कोफिशिएंट क्या आ रहा है माइनस बीटा प्लस अल्फा, और इधर d डैश का कोफिशिएंट कितना है 2। इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे। अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों को कोफिशिएंट का मतलब मल्टीप्लाई में जो भी गुणांक है, गुणांक को लेके चलेंगे हम। d का गुणांक बीटा और d का गुणांक अल्फा, यहाँ d का गुणांक 1 है, कुछ भी नहीं दिया हो तो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा बराबर 1 आ जाएगा। और दूसरा पार्ट माइनस बीटा और माइनस अल्फा है ये, तो माइनस बीटा और माइनस अल्फा बराबर आ जाएगा 2 के। और एक हमारे पास कंडीशन बन रही है अल्फा और बीटा, यहाँ कांस्टेंट है लेकिन इसमें कांस्टेंट नहीं है, इसलिए 0 बन जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करना है हमें। इससे एक कंडीशन ये बनेगी कि या तो अल्फा का मान 0 होगा या बीटा का मान 0 होगा, दोनों में से एक केस बनेगा। अगर अल्फा का मान 0 लेंगे तो बीटा का मान 1 आ जाएगा, और अगर बीटा का मान 0 लेंगे तो अल्फा का मान जो भी मान है वो प्राप्त होंगे हमारे पास। वो अल्फा और बीटा के मान यहाँ रखने पर गुणनखंड हो जाएंगे। ये गुणनखंड इस रूप में होंगे जिसके लिए CF निकालने की ये 2 विधियाँ मैं बता चुका हूँ, उसका उपयोग करते हुए CF ज्ञात करेंगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, इस एग्जाम्पल में हमारे पास अल्फा और बीटा एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, कंसिडर नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें अल्फा और बीटा का मान आएगा। वो अल्फा बीटा का मान इसमें रखेंगे तो एक इक्वेशन यानी फैक्टर बनेंगे उस नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के, और इस तरह से फैक्टर करते हुए m1 m2 का मान और अल्फा 1 अल्फा 2 का मान प्राप्त होगा, जिससे CF ज्ञात करेंगे। ये हमारा मेथड रहेगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में CF ज्ञात करने के लिए। लिख लीजिए।